the space and the time in classical mechanics. The purpose of mechanics is to describe how bodies change their position in space with time. जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें हम यही पढ़ते हैं कि कैसे जो जो हमारी बॉडीज हैं वो स्पेस के अंदर अपना पोजीशन कैसे चेंज कर रही हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कैसे अपने पोजीशन को चेंज कर रही हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आइंस्टाइन हमको बताएंगे कि जो स्पेस की जो मीनिंग हम लिए बैठे हैं ना वो बिल्कुल अलग है, जो हम टाइम की जो मीनिंग लिए बैठे हैं ना वो भी बिल्कुल अलग है। I should load my conscience with grave sins against the sacred spirit of lucidity were I to formulate the aims of mechanics in this way। तो कह रहे हैं कि अगर मैं जो मैकेनिक्स को इस वे में पढ़ाऊँ कि मैकेनिक्स में यही पढ़ते हैं कि स्पेस में कैसे चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा। तो उसकी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड हियर बाय पोजीशन एंड स्पेस। पोजीशन से और स्पेस से हमारा क्या मतलब है, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं ढंग से। आई स्टैंड एट द विंडो ऑफ अ रेलवे कैरियज विच इज ट्रेवलिंग यूनिफॉर्मली। देखो ये एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, टेक्स्ट अब पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक ये समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो ध्यान से देखिए। तो आइंस्टाइन कह रहे हैं कि वो एक रेलवे कैरियज में बैठे हुए हैं जो कि यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, और उन्होंने अपने हाथ से एक स्टोन को क्या किया, ड्रॉप कर दिया विदाउट थ्रोइंग इट। फेंका नहीं है उसको, ऐसे फेंका नहीं, बस जो ट्रेन में मूव कर रही थी ट्रेन से बाहर खिड़की से हाथ निकाला उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। देन disregarding the influence of the air, भई हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। I see the stone descend in a straight line, और वो देखते हैं खिड़की से नीचे तो देखते हैं कि जो जो स्टोन उन्होंने फेंका है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। एक पेडेस्ट्रियन है जो कि भाई जमीन पे खड़ा हुआ है सामने, who observes the misdeed from the footpath notices that the stone falls on earth in a parabolic curve। तो एक पर्सन जमीन पे खड़ा है और वो कह रहा है कि जो ये स्टोन गिरा है ना अर्थ के ऊपर ही पैराबोलिक कर्व पे गिरा है, भैया कुछ ऐसे गिरा है। हमारे जो पर्सन जो बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर वो कह रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन में गिरा है नीचे, धरती पर खड़ा पर्सन बोल रहा है कि इसे पैराबोलिक पाथ पे गिरा है। सो ऐसे कहते हैं, आई नाउ आस्क, डू द पोजीशंस ट्रेवर्स्ड बाय द स्टोन लाई इन रियलिटी और अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, कि जो पोजीशन जो ट्रेवल की है हमारे स्टोन ने वो रियलिटी में, रियल में क्या वो स्ट्रेट लाइन है क्या वो पैराबोला है, ये ऐसे पूछ रहे हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज मीन्ड हियर बाय मोशन इन स्पेस, कि वो स्पेस में मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है। हाँ, फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द प्रीवियस सेक्शन द आंसर इज सेल्फ एविडेंट। तो आंसर अपने आप है। देखो, इन द फर्स्ट प्लेस वी एंटायरली शन द वैल्यू वर्ड स्पेस। पहली बात तो हमको जो स्पेस वाला जो वर्ड है इसको एकदम छोड़ना होगा, इसको यूज नहीं करना हमको। यूज करना है तो समझ के करना है कि स्पेस का मतलब क्या है। We must honestly acknowledge we cannot form the slightest conception and we replace it, हम इस वर्ड को रिप्लेस कर देंगे by motion relative to a practically rigid body of reference। ये जो स्पेस वर्ड है ना इसको यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे practically rigid body of reference, यानी कि स्पेस का मतलब बिल्कुल खाली होता है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं कि कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो होता ही है हमेशा। अगर कुछ नहीं होगा तो हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ नहीं है चारों ओर आपके, तो आप कैसे बताओगे आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो, कुछ नहीं है तो आप इस पेन की पोजीशन को कैसे बता पाओगे कि ये पेन यहाँ से यहाँ चला गया। आप हाथ देखोगे, देखा कि हाथ से की डिस्टेंस बढ़ गई तो आपने कहा कि मूव करा है। अगर हाथ ही ना होता, कुछ नहीं होता, तो क्या आप बता पाते कि पेन मूव करा है, नहीं बता पाते। जो जो फिजिक्स है ना वो थोड़ा इमेजिन करने की ज्यादा है बजाय पेन पेपर के। द पोजीशन रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ रेफरेंस रेलवे कैरियज और एम्बैंकमेंट हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन डिटेल इन प्रीवियस सेक्शन। पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसमें भी हम रेलवे कैरियज को ढंग से बता चुके हैं। इफ इंस्टेड ऑफ बॉडी ऑफ रेफरेंस वी इंसर्ट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम बार बार से ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में गया, पर्सन के रेस्पेक्ट में जो जमीन पे जो खड़ा पर्सन है उसके रेस्पेक्ट में ऐसे गया। अभी थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हमको यूज करना आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमको बॉडी ऑफ रेफरेंस ये वर्ड यूज नहीं कर रहे, इसकी जगह पर कौन से वर्ड यूज करने हैं, इनकी जगह पर हमको यूज करना होता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का सिस्टम, जो कि एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। हम बोलेंगे कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी ट्रेन से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग तो पार्टिकल स्टिल एंड मूव करा है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे जमीन से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ मूव करा है। So the stone traverses a straight line relative to a system of coordinates rigidly attached to the carriage, but relative to a system of coordinates rigidly attached to the ground.
इट डिस्क्राइब्स पैराबोला। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग तो ये पैराबोला डिस्क्राइब कर रहा है, जो हमारे ट्रेन से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है। With the aid of this example, it is clear seen that there is no such thing as an independently existing trajectory. एग्जाम्पल से इतना तो पता चल गया कि भाई कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग ट्रैजेक्टरी जैसा कुछ नहीं होता। ट्रैजेक्टरी हमेशा डिपेंड करती है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो। ऐसा नहीं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला या पैराबोला में, ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से देखा। आपने अर्थ जमीन से खड़े होकर देखा, ग्राउंड से, या फिर आपने ट्रेन में बैठ के देखा। बट ओनली ट्रैजेक्टरी रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर बॉडी ऑफ रेफरेंस। कोई रेफरेंस बॉडी के रिलेटिव में ही ट्रैजेक्टरी डिफाइन होती है। तो समझ रहे हैं, यहाँ से जो हम, हमारी बुक का नाम ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं हम किसी ना किसी के रिलेटिव में। तो ट्रैजेक्टरी भी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी रिलेटिव है। इन ऑर्डर टू हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन, अगर आपको किसी भी पार्टिकल के मोशन का बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको स्पेसिफाई करना है हाउ द बॉडी अल्टर इट पोजीशन विद टाइम, कि कैसे जो हमारी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को कैसे कैसे चेंज कर रही है विद टाइम। मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम पोजीशन पोजीशन खेल रहे थे, पोजीशन चेंज हो गई, उसकी इस तरह से चेंज हो गई, पोजीशन कैसे भी चेंज हो गई, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज तो हुई, लेकिन टाइम के साथ कैसे हुई। जब आप ये जान लोगे तो आप उस बॉडी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दोगे उसकी मोशन का। दैट इज फॉर एवरी पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी इट मस्ट बी स्टेटेड एट व्हाट टाइम द बॉडी इज सिचुएटेड हियर। जैसे कि ट्रेजेक्टरी उसकी मान लो स्ट्रेट लाइन है, तो कभी इस पॉइंट पे हुई, कभी यहाँ हुई, कभी यहाँ हुई, कभी यहाँ हुई, कभी यहाँ हुई, और एट लास्ट में यहाँ पहुंच गई। तो किस टाइम पे बॉडी कहाँ पे थी, मान लो टी बराबर 0 पे यहाँ थी, टी बराबर 1 पे यहाँ आ गई, टी बराबर 9 पे यहाँ आ गई, मतलब किसी भी टाइम पे यहाँ आ गई। तो आपको उस बॉडी का टाइम भी बताना है कि एट व्हाट टाइम द बॉडी इज सिचुएटेड देयर। These data must be supplemented by such a definition of a time that in virtue of this definition, मतलब यहाँ पे टाइम की डेफिनेशन बता रहे हैं आइंस्टाइन, आपको यहाँ पे टाइम की डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। These time values can be regarded essentially as magnitude। टाइम की जो वैल्यू आएगी ना, थोड़ी दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वैल्यू वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मेजर कर सको, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको टाइम को। ठीक है, टाइम को थोड़ा फिलोसफिकल व्यू में यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है कि टाइम बह रहा है भैया, नहीं। टाइम की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है उसका, और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी घड़ी से, अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं टाइम को। If we take our stand on the ground of classical mechanics, we can satisfy this requirement for our illustration on the following manner। इस मैनर में जो आप एग्जाम्पल दिखाया गया है उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटन ने दी थी, न्यूटन ने क्या दी थी, जो हम मोशन स्ट्रेट लाइन, जो भी 11th 12th में जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही है हमारी। ठीक है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, देखो, वी इमेजिन टू क्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन, दो क्लॉकें बिल्कुल सेम बनाई गई हैं भैया, साथ साथ बना दी दोनों ने, एंड दो में से आपने एक क्लॉक टू द मैन एट द रेलवे कैरियज विंडो इज होल्डिंग वन ऑफ देम। रेलवे कैरियज में जो मैन है उसने एक क्लॉक को पकड़ रखा है, एंड जो मैन फुटपाथ पर है, जो मतलब ग्राउंड पे खड़ा था, उसने एक क्लॉक को पकड़ रखा है। ठीक है, ये दोनों, इन ईच ऑफ दीज the observer determine the position on his own reference body occupied by the stone at each tick of the clock he is holding in his hand। यानी कि जो हाथ में, जो अपने ट्रेन में पर्सन खड़ा है उसने हाथ में पकड़ रखी है क्लॉक, एक ग्राउंड पे खड़ा है उसने हाथ में क्लॉक पकड़ रखी है। अब उसने जैसे पत्थर को ड्रॉप किया, जैसे घड़ी में पहली टिक बजी, यानी कि पहली सेकंड जब घड़ी में हुई तो उसने देखा कि पत्थर कहाँ पहुंच गया। सेम जो ग्राउंड पे खड़ा था उसने भी जो पहली टिक बजी तो भी उसने देखा कि पत्थर कहाँ पहुंच गया। सो यहाँ पर टाइम दोनों के लिए सेम स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। लेकिन ऐसे यहाँ पे लास्ट में बहुत ही मजेदार लाइन ली जाती है, एंड आई रियली लाइक इट। In this connection, we have not taken account the inaccuracy involved in the finiteness of the velocity of propagation of light। अभी यहाँ पे लाइट की भी तो जरूरी है, लाइट जरूरी क्यों, लाइट कहाँ से आ गई यहाँ पे भाई, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अलग चीजों की बात कर रहे हैं, लाइट कहाँ से आ गई। लाइट यहाँ पे आई है इस तरह से, क्योंकि देखो कोई भी चीज हमको दिखाई कब क्यों देती है, क्योंकि ये दिखाई क्यों दे रहा है मुझे, क्योंकि इसके ऊपर लाइट आ रही है, वो टकरा के मेरी आंखों में आ रही है, तो लाइट आ रही है मेरी आंखों तक, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है आने में। यस, टाइम लग रहा है। अब आप बोलोगे कि टाइम तो बहुत कम लगता है, ये जब मुझे दिख रहा है तभी आपको दिख रहा है, तभी सबको दिख रहा है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब लाइट की स्पीड जो है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, या मैं इसको कहती हूँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, भाई कुछ ना कुछ तो है। अब मुझे इसको देखने में कम टाइम लगेगा, जबकि जो पर्सन दूर है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पे टाइम की इनएक्यूरेसी को तो काउंट ही नहीं किया बिल्कुल, टाइम को तो एब्सोल्यूट मान लिया कि इस पर्सन के लिए वही टाइम है, उसके लिए वही टाइम है, और सभी पर्सन के लिए टाइम सेम चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता।
क्लासिकल मैकेनिक्स में यही बताया गया था। एक कहा भी तो गया है कि हमने ये क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में कहा गया था कि टाइम जो है एब्सोल्यूट होता है, लेकिन हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे आगे चलकर कि टाइम में भी एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम भी चेंज होता है। जैसे पोजीशन है ना किसी पार्टिकल की, कि मेरे लिए कोई पार्टिकल में वो 10 मीटर आगे है, किसी के लिए वो कहीं और है, पार्टिकल किसी और के लिए कहीं है। किसी के लिए कोई चीज़ मोशन में है, किसी के लिए रेस्ट में है। सेम इन द वे जो टाइम है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी सबके लिए अलग-अलग स्पीड से चलता है। टाइम डायलेशन कांसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। With this and with a second difficulty prevailing there we shall have to deal little later कि second difficulty आ गई कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है भाई। अभी तो ये था कि पोजीशन ही एब्सोल्यूट नहीं है, अब ये आ गया कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।